नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से शुरू करने जा रहे थे, जिसमें हमने कुछ सफर को पूरा कर लिया था और बाकी सफर हम आपके साथ में जल्द ही पूरा कर लेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे साथ इस राज्य व्यवस्था के सफर में शामिल होंगे। हमने अपनी चर्चा को शुरू किया था उस वक्त से जब भारत में संविधान लागू नहीं था। भारत में संविधान लागू नहीं था, भारत स्वतंत्र नहीं था, भारत आजाद नहीं था। तब भारत में किसका शासन चलता था? तो ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, ब्रिटिश संसद का शासन चलता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए कुछ नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, किस प्रकार से उन्हें व्यवस्थाएं की जाती थी, हमने उन सब के बारे में चर्चा की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाय उमेश गाडूना। उसमें आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा, उसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट देखा, 1813, 1833, 1853 का चार्टर एक्ट हमने देखा। फिर आपने एक अधिनियम पढ़ा था, भारतीय शासन अधिनियम 1858 का जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के जस्ट बाद में जो कानून भारत के लिए बना वो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858 का। उसके बाद में हमने पढ़ा 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ा। फिर हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। फिर हमने देखा जून 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई, लेकिन भारत का विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का विभाजन कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया गया और भारत को आजाद कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस प्रकार से भारत का विभाजन हो गया भारत के अंदर। उसके बाद हमने देखा कैबिनेट मिशन के बारे में, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारत के लिए एक नया संविधान बनाया। उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से संविधान सभा ने अपने कार्य को प्रारंभ किया, अपने कार्य प्रणाली चलाई, उन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। अब हम आगे पढ़ रहे थे भारतीय संविधान को। हम भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू कर रहे थे, जिसमें हम भारतीय संविधान को शुरू करने से पहले ये देखने वाले हैं कि उसमें जो प्रावधान जोड़े गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के लिए एक तथ्य कहा जाता है, एक फैक्ट है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? कॉपी एंड पेस्ट है। तो वो कॉपी एंड पेस्ट कैसे हुआ? उसके अंदर कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से प्रावधान कहाँ कहाँ से जोड़े गए हैं, कौन कौन से देश के संविधानों से वो प्रावधान लिए गए, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कड़ी में हमने पिछली वीडियो में देखा कि भारतीय संविधान के लिए कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इंग्लैंड देश के संविधान से लिए गए। हमने उनके बारे में पढ़ा। हमने संसदीय शासन व्यवस्था को देखा, विधि का शासन हमने देखा, हमने संसदीय विशेषाधिकार देखे, हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखा, सामूहिक उत्तरदायित्व देखा, एकल नागरिकता देखी, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी देखा। तो ये सारे प्रावधान भारतीय संविधान में जो लिए गए, कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद में हमने एक और देश के संविधान के बारे में देखा था, जिससे भारतीय संविधान में भी प्रावधान लिए गए हैं। कौन सा देश है? वो यूएसए देश है, अमेरिका देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ के जो संविधान है, उस संविधान से भारत के लिए जो प्रावधान लिए गए हैं वो देखो कौन कौन से। शक्तियों का पृथक्करण हमने देखा, प्रस्तावना की शब्दावली हमने देखी, मौलिक अधिकार हमने देखे, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हमने देखी कि कहाँ से ली गई है। तो ये यूएसए देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सेनापति होता है, प्रधान सेनापति होता है। ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कैसे होता है, उनका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसा होता है, उनके बारे में जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। यानी कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द लिया गया है
यूएसए देश के संविधान से। इसके बारे में भी हमने देखा था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे लोकहितवाद PIL की बात हो, पब्लिक इंटरेस्ट लीग की बात हो, जनहित याचिका की बात हो, चाहे विधि का समान संरक्षण की बात हो, तो ये सारी की सारी शब्दावली कहाँ से ली गई है? यूएसए देश के संविधान से ली गई है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा PCS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट सर्च करते हैं कि इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडना, तो उसके अंदर आपको ये सारी वीडियो, ये सारी डिटेल, ये सारी बातें, ये सारा का सारा जो पिछला सफर हमने किया वो आपको दिखाई देगा। आप वहां से देख सकते हो और हमारे साथ इस सफर में जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के सेशन को शुरू करेंगे एक नए देश के संविधान के साथ, जहाँ से भारतीय संविधान के लिए क्या लिए गए हैं, कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। तो हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं, कहां कहां से भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं। हमने इंग्लैंड देश के संविधान से अपने जो प्रावधान लिए उनको देखा, यूएसए देश के संविधान से जो प्रावधान लिए वो देखे, कनाडा देश से जो प्रावधान लिए गए वो हमने देखे। आज एक नया देश देखते हैं जिसका नाम है आयरलैंड। कौन सा देश है ये? आयरलैंड देश है। ये आयरलैंड देश कहाँ है? तो आपने यदि विश्व का मैप देखा होगा, विश्व का नक्शा आपने यदि पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि यूके देश और ग्रीनलैंड द्वीप दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है? आयरलैंड नाम है। कौन सा नाम है? आयरलैंड। कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर के बीच में एक द्वीपीय देश है। कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थिति देखें तो यूके देश और ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वहां इसकी क्या है? स्थिति है। अब हम देखते हैं कि ये आयरलैंड देश है, इससे कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान हेतु लिए गए हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। हम देखेंगे एक शब्द आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व शब्द है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड देश के संविधान से जोड़ा गया है। आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में ये तत्व जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्व इनका नाम होता है। ये भारतीय संविधान में कहाँ से जोड़े गए हैं? तो आयरलैंड देश के संविधान से जोड़े गए हैं। आगे जब हम संविधान के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे, हम आपको बताएंगे कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, कौन से हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। इतना समझ लो कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान के या जो कानून बनाए जाते हैं, जो भारतीय संविधान के तहत कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को बनाने के लिए जो सहूलियत देते हैं, तो ये देते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस थीम के आधार पर इस प्रकार से आपको क्या बनाने हैं? कानून बनाने हैं। कानून ऐसे बनाने हैं जो कैसे हो? लोगों के लिए फायदेमंद हो। ऐसा न हो कहीं कुछ लोगों को उसका नुकसान हो, ऐसा मत नहीं हो। सभी के लिए क्या हो? समान अधिकार सबको मिल जाए, इस प्रकार का एक संविधान, एक कानून बने। तो वो जो कानून बनाते हैं उन कानूनों को निर्देश देते हैं। नीति निर्देशक है तो जो नीति बनाते हैं उनके लिए निर्देश देते हैं। कौन? ये तत्व। कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से शब्द हैं, कौन से टर्म है, वो उनके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। एक बार आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से ही लिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे, हम राज्यसभा को जब पढ़ रहे होंगे, भारतीय संसद को जब पढ़ रहे होंगे, उसके प्रावधानों को देख रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान। तो ये जो हमने जो शब्द लिखे हैं ना,
ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान ये कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए लिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्यसभा है, आपको इतना तो पता होगा कि राज्यसभा क्या है, ये एक उच्च सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ये कैसा सदन है? तो स्थायी सदन है। कैसा सदन है? निरंतर चलने वाली सभा है, निरंतर चलने वाली सभा है। कैसी सभा है ये? निरंतर चलने वाली सभा है। हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो लोकसभा होती है उसे निम्न सदन कहते हैं, उसे अस्थायी सदन कहते हैं, उसे भंग होने वाली सभा कहते हैं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद दोबारा 5 वर्षों बाद लोकसभा का जो चुनाव किए जाते हैं लोकसभा सदस्यों के लिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता राज्यसभा में। राज्यसभा में देखो सदस्य तो अस्थायी होते हैं, उनका कार्यकाल फिक्स होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होते हैं, परंपरा ये रहती है कि ये हमेशा चलने वाली एक परंपरा है, हमेशा चलने वाली क्या है? एक सभा है। आपने रिले दौड़ के बारे में सुना होगा। रिले दौड़ जब होती है तो दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं वो तो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। थोड़ी दूर जाके वो तो हट जाते हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। लेकिन साथ क्या चलता है? जो उनके हाथ में जो फ्लैग होता है, जो उनके हाथ में फ्लैग होता है वो हमेशा दौड़ता रहता है, वो रुकता नहीं है। आपने डाक कावड़ के बारे में भी सुना होगा। डाक कावड़ के बारे में सुना होगा, जो भोलेनाथ जी के लिए लेके जाते हैं वो भी ऐसी होती है। डाक कावड़ कभी नहीं रुकती, लेकिन जो उसको लेके जाने वाले कावड़िए होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं, थोड़ी दूर दौड़ते हैं, बाद में वो तो रुक जाते हैं, दूसरे कावड़ी आ जाते हैं। लेकिन क्या निरंतर चलती है? वो कावड़ निरंतर चलती है। रिले दौड़ में भी वो फ्लैग निरंतर चलता है ना। उसी प्रकार से ये राज्यसभा भी निरंतर चलती रहती है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, क्योंकि लोकसभा किस पर निर्भर होती है? बहुमत पार्टी की सत्ता पर। किसी एक पार्टी में जिसको बहुमत मिलेगा वो लोकसभा में सत्ता में आएगी। उसके जो बहुमत पार्टी का जो सदस्य है, जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है उस पार्टी का, उसी को क्या चुना जाता है? भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो देखो ये वो हमने पिछले एक शब्द में बात भी की थी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सामूहिक उत्तरदायित्व इसी को बताता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जैसे उनका बहुमत खो गया, मतलब कुछ सदस्य उस पार्टी को छोड़ देते हैं या उससे अपना बहुमत या अपना जो मत ले लेते हैं, तो क्या होता है? हमने बात ये शब्द याद आपको रखने के लिए आपको कहा था, क्या कहा था कि एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। यही इनके साथ होता है। यदि कुछ सदस्य किसी सत्ता पार्टी को छोड़ देते हैं, बहुमत खो जाती है यदि कोई पार्टी, तो उसके सारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य ही डूब जाते हैं, सारे सदस्य डूब जाते हैं। दोबारा चुनाव होता है उस पार्टी के लिए। इसीलिए तो ये सिस्टम है कि वो दल बदल नहीं करते। भारतीय संविधान की अनुसूची 10 जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दल बदल के बारे में जो अनुसूची 10 बनाई गई है, जो शेड्यूल 10 बनाया गया, किस लिए बनाया गया? इसी दल बदल के कारण बनाया गया। उसमें क्या प्रावधान है हम जब अनुसूचियां पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। अभी एक बार याद रख लो कि ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं किसमें? राज्यसभा में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से 12 सदस्यों को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। उनका चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट उनके कार्य को देख करके, उनकी प्रतिभा को देख करके वो उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार। वैसे तो इच्छा अनुसार क्या होता है? राष्ट्रपति रबड़ सील की तरह होता है। ये भी हम देखेंगे क्या कहानी होती है इनके पीछे की भी, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक बार याद रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उनके मनोनयन का जो सिस्टम है, जो विधि है, जो प्रावधान है, वो कहां से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। इतना तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं इसमें और कौन कौन से प्रावधान जुड़े गए हैं। हम देख रहे थे इसमें प्रावधान 2 जोड़े गए हैं। एक तो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, दूसरा राज्यसभा में मनोनयन का सिस्टम, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं उनके मनोनयन का सिस्टम भी कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं और कौन सा देश है जिसके देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए कुछ प्रावधान लिए गए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरे साथ में ये लिखा होगा जो मैंने
बोला है आपने अच्छी तरह से सुना होगा। देखो लिखा हुआ तो आपको वीडियो में दिखाई दे जाएगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। जो मैंने बोला है वो दोबारा आपको वीडियो देखने से ही समझ में आएगा, तो इसलिए अच्छा है एक बार अच्छी तरह से सुन लो, दोबारा ना देखना पड़े। कोई ऐसा काम क्यों करें कि उसको दोबारा करना पड़े। जिस काम को एक बार करने लग जाओ तो ऐसे करो कि इसको दोबारा कभी नहीं करना है। हमारे लिए वक्त सिर्फ इतना ही है कि एक बार में कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। अपना पूरा एफर्ट लगा दो, कोई काम को अब जो प्रारंभ किया है उसमें अपना जितना भी हो सके सारी पूर्ण आहुति दे दो, ताकि इस काम को दोबारा न करना पड़े। सही हो गया तो सबसे अच्छा, नहीं हुआ तो बिल्कुल कभी नहीं होगा। इसीलिए इसको एक बार, कोई कार्य है एक बार के लिए इतना एफर्ट लगा दो कि जिंदगी ने हमें एक ही मौका दिया है, शायद कभी दे ना दे। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसीलिए जितना भी आपका जो एफर्ट है, एक वक्त एक जो आप प्रयास कर रहे हो उसमें सारा लगा दो। क्या पता इस प्रयास में आप सफल हो जाओ, तो एक बार में आप एफर्ट अच्छा लगाओगे, दोबारा बार बार एक ही काम को नहीं करना पड़ेगा। एक काम को एक बार में पूरा करो, दोबारा उस काम के लिए दोबारा ना मत्था मारना पड़े कि यदि वो काम तो पीछे बीच में बाकी पड़ा है, थोड़ा सा उसमें रह गया, वो दोबारा कर ले, ऐसा नहीं होता। एक बार में काम हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे, दूसरे देश में भी तो जाना है हमें, एक देश में तो कौन रहने देगा। हमें पूरे देशों में जाना है, हमें सभी जगह घूमना है, चाहे हम किसी प्रकार से, चाहे भौगोलिक स्वरूप में देखेंगे, चाहे राज्य व्यवस्था में देखेंगे, हम भारत के विश्व के सभी जगह घूम के चल के आएंगे। आपके साथ आपका साथ रहेगा, अकेला तो मैं भी नहीं घूम पाऊंगा, आपके साथ घूमूंगा, अकेले को मेरे को भी डर लगता है। हम साथ में घूमेंगे, पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे। तो मेरे साथ विश्व भ्रमण करना है तो आपको सबको जुड़ना पड़ेगा, अपने साथियों को भी साथ में ले लो, वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो सेशन के माध्यम से ही हम पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले हैं। अब हम देखेंगे एक देश और, हमने अभी कौन से देश का भ्रमण किया, आयरलैंड का भ्रमण कर लिया। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ, उत्तर से सीधा दक्षिण में जाएंगे। हम बीच में किसी भी जगह नहीं रुकते, हम कहीं नहीं रुकते, हम सीधे चलते हैं। तो उत्तर में थे, उत्तरी गोलार्ध में थे, दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे सीधा दक्षिण अफ्रीका की तरफ। कौन सा देश है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ट्राइबल एरिया है ये, अच्छी तरह से देखना, कमर की पेटी बांध लेना, कहीं कल को ट्राइबल एरिया में खो जाओ। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान को देखेंगे, वहां से कौन कौन से प्रावधान हमारे देश के लिए लिए गए। ये भी तो सोचो, वहां का संविधान भी कितना अच्छा रहा होगा। अच्छी जगहों से अच्छी चीजें ली जाती है, तो अच्छी चीजें ली जाती है। तो देखो दक्षिण अफ्रीका का भी प्रावधान कुछ अच्छा ही है, वहां का संविधान कितना अच्छा है कि भारत वाले भी देखो वहां गए, इसके लिए गए कि हमें प्रावधान दो। उनके पास था तब दिए, उनके पास था तभी तो दिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई यदि हमें कोई चीज देता है, उसके पास जो चीज होगी उसी प्रकार की चीज हमें देगा, वही चीज हमें देगा, उसके पास जो नहीं है वो नहीं देगा। यदि बुरे के पास जाओगे तो बुरी चीजें मिलेगी, अच्छे के पास जाओगे अच्छी चीजें मिलेगी, क्योंकि बुरे के पास बुरा है, अच्छे के पास अच्छा है। तो अब वो तो आपकी सोच है, आप पर निर्भर करता है आप किसके पास जाओगे। अब देखो दक्षिण अफ्रीका के पास हमने के, जरूरी नहीं है बुरे के पास बुरा ही होता है, उसके पास कुछ ना कुछ चीज अच्छी होगी। वो तो आप पर निर्भर करता है, आप उनसे क्या ग्रहण करते हो। बुरे से भी अच्छी ग्रहण कर सकते हो आप, बुरे से भी अच्छी ग्रहण करते हो, क्योंकि कमल कहाँ खिलता है, तो कीचड़ में खिलता है, साफ पानी में कमल नहीं खिलते। तो बुरे जगह भी अच्छी चीजें मिल जाती है, वो आप पर निर्भर है, आपकी सोच कैसी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है, कबीर जी कभी गलत नहीं कहे, कबीर जी बिल्कुल सही बात कह के गए कि मैं जब बुरा हो गया तो सारा जग बुरा, मैं सही तो सारा जग सही। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से प्रावधान लिए गए, उनमें लिए गए हैं जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है। अभी हमने देखा ना कि राज्यसभा कैसी है, निरंतर चलने वाली है, तो उसके अंदर सदस्य तो निरंतर नहीं चलते, स्थायी नहीं रहते, उनका भी निर्वाचन होता है, कब कब कैसे कैसे होता है। जो ये प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान, प्रावधान निर्वाचन का सिस्टम, निर्वाचन की विधि कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किस प्रकार इनका निर्वाचन होता है, कब कब निर्वाचन होता है, कार्यकाल कितना होता है, हम जब राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे होंगे
तब बात करेंगे इनके बारे में। अभी तो हमें विश्व भ्रमण पर कर जाना है, अभी हमें यहाँ पे टाइम थोड़ी लगाना है, विश्व भ्रमण कर रहे हैं हम तो। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया और ली गई। इसके बाद एक प्रक्रिया ली गई जिसका नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन क्या है? अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन ये प्रक्रिया ये क्या है? किस प्रकार से संविधान का संशोधन होता है कि नहीं होता, ये सब हम देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम संविधान संशोधन को देखेंगे, अनुच्छेद 368 को देख रहे होंगे। हो सकता है इसको हम जल्द ही देख लें या लास्ट में देखें, कभी तो देखेंगे, आपकी मर्जी। आप पहले देखना चाहो पहले बता दो, कमेंट करके बता देना कब देखना है। यदि संविधान शुरू करने से पहले यदि संविधान का संशोधन देखना है तो भी बता दो, यदि सबसे लास्ट में देखना है तो भी आपको याद होना चाहिए, आपकी सहूलियत होनी चाहिए। याद आपने करना है, मैंने तो कराना है, आज कराया कल कराया, आप कहोगे तभी करवा देंगे। संविधान संशोधन में किस प्रकार से कितने प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, संशोधन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक विधेयक नाम सुना होगा, संशोधन विधेयक, वो भी संशोधन विधेयक क्या होता है वो भी देखेंगे। संविधान संशोधन क्या होता है वो भी देखेंगे। 368 की प्रक्रिया कहाँ कहाँ लागू होती है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होती, क्या पूरे भारत के संविधान के हर एक भाग में, हर एक सेक्शन में, हर एक अनुच्छेद में हम संशोधन कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, क्या अनुसूचियों में भी संशोधन कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन का टॉपिक उठाएंगे, इसमें भ्रमण करेंगे तब। अभी हमें विश्व भ्रमण करना है, अभी तो समय नहीं है, हमें कहाँ जाना है, विश्व भ्रमण की ओर जाना है। अभी हम दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं, भारत में आएंगे, धीरे धीरे समय लगेगा। तो देखो, जो ये राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान और संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। याद रख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे मिलान करने वाले। एक आपसे पूछा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से कौन कौन से संशोधन भारतीय संविधान हेतु लिए गए हैं। ये तो है फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसे मिलेंगे। कथन कारण के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इसमें कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, ये तो कथन है। नीचे कारण दिया जा सकता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो यूके देश से ली गई है। तो ये कथन सही नहीं होगा, ये कथन सत्य तो नहीं होगा। इसलिए इसका कथन और कारण आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से। इसका कथन और कारण क्या बनता है कि कथन तो बनेगा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है संविधान संशोधन की, नीचे आपके साथ सही ऑप्शन, सही जो आंसर होगा वो क्या मिलेगा, सही कारण क्या मिलेगा कि भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से ये कथन कारण के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण कथन की व्याख्या भी करता है। आप इतना तो आपने यदि एग्जाम देखे हो तो पता होगा कि यूपीएससी के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर, चाहे एसएससी का एग्जाम हो तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आजकल तो स्टेट पीसीएस वाले भी ऐसे एग्जाम देते हैं। स्टेट पीसीएससी क्यों, अदर जो स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी राजस्थान के अंदर आरएसएस बोर्ड जो है वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देती है कथन कारण के। तो अच्छी तरह से याद करके आपको जाना पड़ेगा। जहां जहां भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस मेंशन है, आपको अच्छी तरह से याद करके जाना पड़ेगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आजकल क्वेश्चन पहले जैसे आते थे फैक्ट वाले, वैसे नहीं आएंगे कि डायरेक्ट फैक्चुअल है। हाँ जी, ये प्रावधान है, कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ये से क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे इसी से ही, पर इनका जो लैंग्वेज होगी वो अलग होगी। समझना पड़ेगा, वो आप पर निर्भर करते हैं, आप कितना समझ पाते हैं। अच्छी तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपका आंसर तो गलत नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है, वरना तो देखो सही भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे, एक और देश के अंदर चलेंगे। देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ना देश का नाम ही क्यों है, एक महाद्वीप है। हम अब एक नए महाद्वीप की ओर जा रहे हैं, नए महाद्वीप की ओर जा रहे हैं। हम चलेंगे सुंडा जल संधि से। कहां से चलेंगे? सुंडा जल संधि से। कहां है सुंडा जल संधि? यदि आपने वर्ल्ड जियोग्राफी का मैप देखा हो, पढ़ा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये जो सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि, ये कहां पर है?
इसकी लोकेशन क्या है आप बता देना, कौन कौन से देशों के द्वीपों के बीच में स्थित है सुंडा जल संधि का। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बता देना कहाँ है, कमेंट में जरूर बताना। अब हम देखने वाले हैं कहाँ, इसी सुंडा जल संधि से चलने वाले हैं, तो इसकी लोकेशन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ है हम। तो हम चलेंगे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ। कहाँ चलेंगे? ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। सबका वीजा बनाया हुआ है क्या? पासपोर्ट साथ में ले लेना, जरूरी नहीं है वीजे की तो, क्योंकि हम तो टूरिस्ट वीजे पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। कहाँ चले गए हम? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश का संविधान पढ़ रहे हैं हम, देखो छोटी मोटी बात नहीं है, कहाँ का संविधान पढ़ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया देश का। तो इस संविधान में हम वो चीजें देखेंगे जो हमारे भारत देश के संविधान के साथ मिली हुई है, वो जो भारत देश के संविधान के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो हमने एक तो देखा था यूएसए देश का संविधान। यूएसए देश के संविधान से हमने प्रावधान लिया था प्रस्तावना की शब्दावली। क्या नाम लिया था? प्रस्तावना की शब्दावली शब्द लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है प्रस्तावना की भावना। प्रस्तावना की भावना। देखो तुक नहीं मिलाने, कहीं के को वना से वना मिल रहा है, आप तो शायरी लिख रहे हो, शायरी नहीं है। प्रस्तावना की भावना ये क्या है? ये एक शब्द है, ये तथ्य है, ये एक प्रक्रिया है। क्या है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहना चाहती है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, तो वो चीजें जो है वो है प्रस्तावना की भावना। कि उसकी भावना क्या है, वो भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहती है, वो संविधान सभा को क्या संदेश देना चाहती है कि आप कैसा संविधान बनाओ। तो जो वो प्रावधान है, जो वो भावना है संविधान की, वो कहती है कि सभी जो भारत के नागरिकों को सर्वोच्च सत्ता दी जाए, भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र सिखाया जाए, लोकतंत्र का मतलब पता हो, वो जाने कि लोकतंत्र क्या है, उनको कुछ आजादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, वो स्वतंत्र तरीके से अपने अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, वो ऐसे अपने खुद के विकास के लिए कुछ कार्य कर सके, ताकि जब भारतीयों का विकास होगा तभी तो भारत का विकास होगा, जब भारतीयों का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। ये जो बातें हैं ये लिखी नहीं गई है, ये उसकी भावना है, ये वो कहना चाहती है, उसी के आधार पर संविधान के तहत कानून बनाए जाते हैं। तो वो जो संविधान की प्रस्तावना की जो भावना है वो कहाँ से ली गई है? इसी ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई। उसके बाद में एक हमने पहले देखे थे जो तीनों सूचियां जो हमने देखी थी, हमने जब कनाडा देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए प्रावधान देखे थे, उसमें हमने देखे थे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। केंद्र राज्य बीच के संबंध देखे ना थे, कहाँ से देखे थे अपने? तो हमने देखे थे कनाडा देश के संविधान। कनाडा देश से हमने देखे थे भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध हमें जिसे कहते हैं, हम जिसे कहते हैं केंद्र सूची, संघ सूची, संघ सूची के विषय, उसके बाद राज्य सूची के विषय और अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। ये जो तीनों विषय थे ये तो कहाँ से लिए गए थे? तो कनाडा देश के संविधान से लिए गए थे। एक विषय बच गया जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब ऐसे कानून, ऐसी शब्द, ऐसे टर्म, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार किनको हो? संघ सरकार को हो। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब क्या हुआ? संसद। संसद को हो और किसको हो? राज्य सरकार को, राज्य सरकार, या हम कह सकते हैं वहां की विधान सभा। यदि विधान परिषद हो तो हम कहेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक है। अब देखो क्या है, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने के जो, यानी इस सूची में जो जो विषय डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किनको है? तो केंद्र सरकार को है, यानी कि संसद को है। राज्य सरकार को है, यानी कि किसको है? वहां की विधानसभा को है। अब देखो संघ सूची में जो विषय डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, संसद को है। राज्य सूची में जो कानून डाले गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को या विधानमंडल को है। राज्य सूची पर केंद्र सरकार तब कानून बना सकती है जब वहां क्या लागू हो? आपातकाल लागू हो, इमरजेंसी यदि लागू होगी तब राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। संघ सूची वाले संघ सूची में विषय डालेंगे, उसी के तहत
उसी तरीके से केंद्र सरकार राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है जब आपातकाल लगा हो, अन्यथा नहीं। और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से इन पर कानून बनते हैं, ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो समवर्ती जो सूची है वो कनाडा देश से तो नहीं ली गई, तो कौन से देश से ली गई होगी? अपने इस ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई होगी। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। क्या ली गई है? समवर्ती सूची। तो यह जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो इसी ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अब देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की कभी कभी संयुक्त बैठकें होती हैं, संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं, एक साथ बहुमत इनके एक साथ क्या करते हैं? मतदान करते हैं, एक साथ किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो ये जो उनकी संयुक्त जो बैठक होती है कैसे होगी, कब होगी, क्या प्रावधान रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्या विधि होगी, ये जो प्रावधान जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। हम इसकी जब बारे में जब चर्चा करेंगे, जब हम संसद को पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक किस किस कारण से होती है, कब कब होती है, क्या सिस्टम से होती है, किस विधि से, किस तरीके से, किस प्रावधान के तहत होती है। तो वो हम सब देखेंगे जब हम राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए इतना याद रख लेना कि राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक बैठती है तो उस संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। तो इतना तो हुआ ऑस्ट्रेलिया देश से। अब हम एक और देश में चलते हैं। देखो हम चलते चलेंगे, पूरे विश्व में कूद फांद करके चलेंगे। अभी हम कहां से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। अब वापस यूरोप में चलते हैं, जर्मनी देश में चलते हैं। कहां पे चलते हैं? जर्मनी देश में चलते हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा, अब हम देखेंगे क्या? जर्मनी देखेंगे। देखा है क्या जर्मनी? आओ मेरे साथ, आज आपको जर्मनी भी दिखा ही देंगे। तो जर्मनी की तरफ चलते हैं। कौन सा देश है? जर्मनी, जर्मनी देश। अब इस जर्मनी देश के बारे में बात करेंगे, यहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द आपके साथ डिस्कस किया था, यदि आपको याद हो तो मैंने एक शब्द के बारे में बात किया था कि राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर जब केंद्र सरकार या कानून या संसद कानून बनाती है तो कब बनाती है? अभी तो बताया था कब बनाती है, तो जब आपातकाल घोषित हुआ हो। क्या घोषित हुआ हो? आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, संसद बनाती है। जब किसी पर्टिकुलर राज्य में आपातकाल लगा हो तो वहां की राज्य सूची पर यदि कोई कानून बनाना पड़े, उस विषय पर कानून बनाना पड़े, तो इस राज्य सूची में डाले गए विषयों पर भी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। तो ये जो आपातकाल है, शब्द आया ना आपातकाल, कहां से आया शब्द? ऐसे तो ऊपर से तो पढ़ा नहीं होगा कि ठीक है बादल आए हुए थे, बरसात आ रही थी, उसके साथ में ओले आ रहे थे, ओलों के साथ में कौन आ गया? आपातकाल आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो आपातकाल शब्द है, ये जो आपातकाल की प्रक्रिया है, कब लागू होगी, कौन घोषणा करता है, कब समाप्त होती है, इसके बीच में क्या क्या प्रावधान होंगे, तो सारा का सारा जो सिस्टम है। तो आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जर्मनी देश से ली गई। तो छाप दो मेरे साथ साथ में। क्या छापोगे? कि आपातकाल का प्रावधान। ये जो आपातकाल है, ये जो इमरजेंसी है, कब लगती है, किस प्रकार से लगती है, इसका क्या प्रावधान रहता है, कौन घोषणा करता है, कौन इसे समाप्त करता है, इसके बीच में कानून कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं इसमें होती है, कानून व्यवस्था में किस प्रकार का फेरबदल होता है। तो वो सारा जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? तो
जर्मनी देश से ली गई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि देखो आपातकाल तो लग गया, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और देश में इमरजेंसी चल रही है, क्या हम उन मौलिक अधिकारों का यूज इस इमरजेंसी में भी कर सकते हैं क्या? तो देखो नहीं कर सकते। कुछ मौलिक अधिकार है जो इस आपातकाल के दौरान सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। तो उन कौन कौन से मौलिक अधिकार इसमें निलंबित होंगे? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान भी कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो क्या लिखेंगे? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों, कौन से अधिकारों? मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान, तो ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? तो जर्मनी देश से लिया गया है। तो इतना याद रख लेना, आप जर्मनी जाओगे, कहां जाओगे? आप जर्मनी जाओगे, दोबारा जाओगे क्या? आज तो हम जर्मनी में आए हैं, क्या दोबारा भी जर्मनी जाओगे? तो देखो आप जर्मनी जाओगे, ट्रिक याद रख लेना, याद हो ही जाएगा। अपनी तरफ से ट्रिक बना लेना, याद रहेगी। ये याद रहे न रहे ये तो याद रहेगा, 2 लाइनों की तो बात है, इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो इस पे आपातकाल पर 200 शब्दों के लिए लिखने के लिए यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। आपातकाल में लिखने के लिए यूपीएससी में 200 शब्दों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपातकाल पर तो ऐसे रिटर्न भी हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे रिटर्न के भी आए हैं, ऐसे भी आते हैं। लेख लिखना पड़ता है 1000 शब्दों में, कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में लिखने के लिए भी इसमें आते हैं। तो मैंने तो कितने शब्दों की बात की थी? 200 की, वो तो आप लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो लिखे कितने हैं? 15-20 शब्द लिखे हैं, ये तो याद कर ही लेना, वरना आप जर्मनी जाओगे आपसे आपातकाल बन जाएगा। आपातकाल बन जाएगा। कहां से प्रावधान लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। आप जर्मनी जाओगे तो इसलिए आप लाइन याद रख लेना, आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। याद रख लेना, याद किसी प्रकार से हो, ट्रिक के बारे में नहीं कहूंगा कि ट्रिक याद रखो, आप तो इन शब्दों को याद रखो। लिखने आपको शब्द हैं, जब आप मेन में बैठो, मेन से रिटर्न कर रहे होंगे, मेन राइट कर रहे होंगे, आपको क्या चाहिएगा? आपको वो शब्द चाहिएंगे जो आप उस कॉपी में लिख पाओ। आपको शब्द चाहिएंगे कॉपी में लिखने के लिए, इन ट्रिकों से काम नहीं चलेगा। शब्द याद रखने पड़ेंगे, शब्द याद रखने पड़ेंगे कि संविधान में कहाँ कहाँ किस प्रकार से, और जो लाइन लिखी है तो लाइन टू लाइन आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद हमेशा लाइन टू लाइन ही पूछे जाते हैं, शब्द उसमें पूछे जाते हैं। क्या उसमें इमरजेंसी लिखा है या आपातकाल लिखा है? तो ये भी पूछा जा सकता है, उसमें आपातकाल लिखा है कि इमरजेंसी लिखा है, दोनों शब्दों से भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना, याद कर लेना। भारतीय संविधान से जब हम प्रारंभ करेंगे भाग 1 से, तो मैं ये भी आशा आपसे करूंगा कि आपके पास में बेर एक्ट होना चाहिए। भारतीय संविधान का एक बेर एक्ट आपके पास में होना चाहिए, ताकि मैं जो संविधान शायद आपको करवा रहा हूँगा, आप उस बेर एक्ट में साथ साथ देखते हुए चलना, कहीं कोई गलती ना हो, और आप भी समझ जाओगे कि किस प्रकार से इसमें लिखा होता है, कौन कौन से शब्द इसमें सही है। तो आपको साथ साथ देखना है, एक संविधान पूरा आपसे, आप उसके मेरे साथ साथ आप भी पूरा संविधान पढ़ पाओगे। शुरू करते हैं। और कौन सा देश है जहां से प्रावधान लिए गए? तो एक देश आता है जर्मनी के पास में ही है, फ्रांस देश। कौन सा? फ्रांस देश। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? कमेंट में बता सकते हो तो बता देना, है ना? ये तो बताना ही पड़ेगा कि सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है। अब हम बात करेंगे फ्रांस देश के बारे में। फ्रांस भाषा सुनी है आपने, फ्रेंच। देखो जो भारत के अंदर जो सर्वाधिक पर्यटक यदि आते हैं, भारत में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, कहाँ से आते हैं? विदेशी पर्यटक भारत में फ्रांस से आते हैं। अब बात करते हैं आगे कि फ्रांस देश के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। हमने यूएस से देश से देखा था, प्रस्तावना की शब्दावलियां ली गई है। कुछ शब्दावलियां, कुछ शब्द फ्रांस देश के संविधान से भी लिए गए हैं। तो क्या ली गई है? प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के लिए कुछ शब्द भी कहां से लिए गए हैं? तो
फ्रांस देश से लिए गए हैं। कौन कौन से शब्द लिए गए देखना। एक शब्द है स्वतंत्रता, एक तो है स्वतंत्रता, दूसरा समानता, एक बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य। गणराज्य, ये जो चार शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य, ये चारों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्या होती है स्वतंत्रता, क्या समानता, क्या बंधुत्व, क्या गणराज्य? जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे, तब इन सब के बारे में डिटेल करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। कब करेंगे? जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ रहे होंगे। जैसे ये टॉपिक अपना पूरा होगा, हम डायरेक्ट जब चलेंगे भारतीय संविधान की तरफ, तो हमारा पहला ही टॉपिक आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। तो उसके बारे में हम देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसके बारे में हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो अभी हमने देखा फ्रांस देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए और कौन से देश से प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे सोवियत संघ के बारे में। एक देश था जिसका नाम क्या था? सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसका नाम था, वर्तमान में इसे हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। अरे ये वो रूसना नहीं है जो आप रूठ जाते हो, रूठना मनाने वाला रूसना नहीं है। रूस क्या है? देश का नाम है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? रूस है। ये वो वाला देश है। देखो कभी क्या हुआ करता था, अफगानिस्तान के तक वाला जो क्षेत्र था वो किसमें शामिल था? एक संघ में शामिल था, सोवियत संघ में शामिल था, जिसका विघटन कब हुआ? तो 1994 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके पीछे की क्या घटना है ये हम कभी अलग से सेशन में देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, उसके बारे में हम एक अलग से टॉपिक देखेंगे। उसको आप इंटरनेशनल रिलेशन के तहत देख सकते हो। देखो सोवियत संघ रूस से कौन से प्रावधान लिए गए। देखो भारतीय संविधान में हमने देखा, भारतीय संविधान के अंदर हमने देखा कि मूल कर्तव्य है। कौन है? मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। तो ये मूल कर्तव्य क्या है कि इसके पीछे की क्या घटना है वो हम देखेंगे जब हम भारतीय संविधान को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। देखो भारतीय संविधान में हमें कुछ क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों के साथ साथ हमसे ये आशा की जाती है कि हम भी कुछ कर्तव्य करें, हमारा भी कोई क्या हो? कर्तव्य हो। तो हमारे कर्तव्य हैं जो किस में लिखे गए हैं? मूल कर्तव्य में लिखे हैं। तो ये भी हमें इनका भी पालन करना चाहिए। तो ये जो मूल कर्तव्य, ये जो प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। उसके बाद एक देश का संविधान और है जहाँ से भारतीय संविधान के लिए प्रावधान लिए गए हैं। देश का नाम है जापान। एक देश है जिसका नाम क्या है? जापान। जापान, जापान देश है। जापान देश देखो प्रशांत महासागर में जो चीन के पास में ये एक देश है जिसका नाम क्या है? जापान द्वीपीय देश है। 4 इसके मुख्य द्वीप है। कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु, ये इसके 4 द्वीपीय देश है। कभी जापान क्या हुआ करता था? विश्व शक्ति हुआ करता था, सर्वोच्च शक्ति हुआ करता था। एक बार इसने रूस को भी युद्ध में हरा दिया। आपने देखा होगा, जब आपने विश्व इतिहास को देखा होगा, आपने विश्व युद्ध के बारे में देखा होगा, आपने देखा होगा जापान ने किसको हरा दिया था? तो रूस को हरा दिया था, जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी रूस, उसको भी इसने हरा दिया था। तो ये एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति थी जिसको बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के प्रांत है, वहां पर परमाणु विस्फोट के द्वारा, परमाणु हमले के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था काफी नष्ट हो चुकी थी लेकिन फिर भी वर्तमान में जापान एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री है, अच्छी विकसित कंट्री है। एक जापान क्या है? विकसित कंट्री है, अच्छी एक अर्थव्यवस्था है। तो हम देखेंगे जापान देश के संविधान से भारतीय संविधान के लिए कौन सा प्रावधान लिया गया। तो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो प्रावधान है, हमने एक पहले भी शब्द देखा था जो इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान के लिए लिया गया था। कौन सा था? विधि का शासन। तो वो तो था शासन, यानी कि भारत में जो भी शासन चलता है, जिस प्रकार से कानून, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के तहत हो या वो जो वर्तमान में भी चल रहे हो, तो भी कैसे है, कानून के द्वारा ही भारत में शासन चलाया जाता है। कोई भी शासन करना हो, उस पे क्या, उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। और जो कुछ प्रक्रियाएं जो प्रारंभ की जाती है, वो भी किसके तहत की जाती है? विधि द्वारा। उनके लिए भी क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? जापान देश के संविधान से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये क्लास आपको, हमें कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप रिटर्न में उसको लिख सकते हो, उसको आंसर राइट करके देखना 100 शब्दों के लिए। ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप देख लेना इसको अच्छी तरह से। क्या शब्द रहेगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फ्रांस देश के संविधान से भारतीय संविधान हेतु कुछ प्रस्तावना के शब्द लिए गए थे। उनमें से एक शब्द था स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता पर एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। आप इस पे 100 शब्दों पर उत्तर लिखना। क्या लिखोगे? तो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता किस प्रकार उल्लेखित है? किस प्रकार उल्लेखित है? तो ये शब्द है, इसको आपको इस क्वेश्चन को आपको 100 शब्दों में इसके आंसर देना है। 100 शब्द में इसको लिखना है। तो आप इसको लिख के देखना कि आप अच्छी तरह से लिख पाओ। तो इसको हमें ईमेल भी कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आपको, हमें जरूर कमेंट में बताना। और जो भी आज मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, उनके जवाब आप कमेंट में जरूर देना। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। धन्यवाद।